नमस्कार दोस्तों, आप सबको फिर से स्टॉक मार्केट स्टार चैनल में स्वागत है। आप जैसे स्टार के लिए इस बंदे का प्रणाम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो टॉपिक के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक जो है रेल विकास निगम लिमिटेड के अपडेट, और एक जिसको हम आरवीएनएल बोलते हैं। और एक अपडेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि सेबी का नया रूल आया है मल्टी कैप फंड्स के ऊपर। उसके ऊपर आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, आपके हर अलग अलग स्टॉक्स में, आपके अलग अलग म्यूचुअल फंड में आपको कैसे फ़र्क पड़ेगा। भले मल्टी कैप फंड को ये रूल आया है, लेकिन आपके सारे फंड्स के लिए, सारे स्टॉक्स के लिए फर्क पड़ सकता है। वो कैसे क्या है डिटेल में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अंत तक बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है अगले हफ्ते। इस रूल्स की वजह से और इस चीज़ की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट में काफ़ी उथल पुथल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स देखते हैं क्या करना है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ मैं दिखाऊँ, तो अगर आप पहले बार चैनल आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बता के बेल बटन क्लिक करके ऑल क्लिक करना हमेशा मत भूलिए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो वीडियो। अच्छा, टॉपिक जो पहले हम देखेंगे आरवीएनएल के बारे में, रेल विकास निगम लिमिटेड। ओके, ये तो आपका कंपनी आपको पता है, जो रेलवे का और इंडियन रेलवे का सपोर्टिंग सपोर्टिंग एक कंपनी है, जो कि अलग अलग विकास जो रेलवे में होता है। समझो गेज चेंजिंग, इलेक्ट्रिकल अपडेशन, जो भी काफ़ी अलग अलग चीज़ें जो रेलवे इंडिया अपने आईआरसीटीसी में हो, इंडियन रेलवे में हो, होता है। उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक पीएसयू बोल सकते हैं हम लोग, जो आरवीएनएल है, वो अपना अलग अलग प्रोजेक्ट लेता है, काम करता है, उसकी वजह से इसको रेवेन्यू आता है। मेन काम इसका सपोर्ट करना इंडियन रेलवे के अलग अलग प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसको अलोकेट करता है प्रोजेक्ट्स को, और उसकी वजह से इसको जो भी प्रॉफिट आता है, रेवेन्यू आता है, वहीं से आता है। ठीक है, तो अगर आज हम देखेंगे तो उसका रिजल्ट आया है, बस आपको मैं दिखाऊँ, ये फ्राइडे को शाम को आया था। एंड अगर आपको दिखाऊँ, ये लगभग 20 रुपए के स्टॉक है, पेनी स्टॉक ही बोल सकते हैं हम लोग, पेनी स्टॉक के आसपास ही है। 20 रुपए के आसपास आपको मिल रहा है, एंड छोटा स्टॉक बोल सकते हैं। एंड इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है वो आपको दिखा दूंगा मैं यहाँ पे। तो अगर आप नीचे आओगे, आप रिजल्ट आया है इनका, जो क्वार्टर एंडेड जून 30। ओके, Q1 का रिजल्ट है, Q1 2020-21 का रिजल्ट आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो अगर आप रिजल्ट देखोगे कैसा है, तो मुझे अच्छा लगा, रिजल्ट का काफ़ी बेहतरीन नंबर दिखा है इसने। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो पिछले ईयर इंडेड, अभी इस साल का ईयर, जो दिस ईयर 2020 का जो रिजल्ट है, 14 लाख के आसपास आपको दिखने को मिल रहा है। ठीक है, ये लैक्स में 14 लाख के आसपास दिख रहा है। एक इतना बुरे टाइम में भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने आपको दिखा के अपना रिजल्ट पेश किया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो पिछले साल 2019 में सेम क्वार्टर में 2,89,000 थे, और इस साल देखोगे इतना पैंडेमिक टाइम पे, कोरोना के टाइम पे इतना सब बंद था, तब भी अपने प्रोजेक्ट्स के रेवेन्यू के हिसाब से आप देख सकते हो, यहाँ पर 2,96,000 का रिजल्ट आपके सामने आया है। इसके साथ और एक रिजल्ट पाया आईआरसीटीसी का, वो देखो काफी बुरा आया है, लेकिन इस कंपनी ने अपना परफॉर्मेंस अच्छे से आपको दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो पिछले क्वार्टर में 4 लाख, लगभग 27 लाख, 4,27,000 का है। एंड इस बार थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पिछले साल से कंपेयर करोगे तो बेहतर रिजल्ट आपको दिखने को मिल रहा है। ठीक है, क्वार्टर टू क्वार्टर उतना फर्क नहीं पड़ेगा, अपना अपना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर में डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हैं। सो अगर एक्सपेंस देखें कितना खर्चा किया है कंपनी ने, जो आप देख सकते हो यहाँ पे। सो कंपनी का खर्चा जो है पिछले साल जो 2,70,000 था, एंड पिछले क्वार्टर में ये काफ़ी ज़्यादा हुआ था, 4,02। एंड इस क्वार्टर में कंपनी ने एक्सपेंस जो है काफ़ी कम किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे 2,78,000 का ही एक्सपेंस आपको यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है। तो प्रॉफिट कैसा है, प्रॉफिट पिछले साल 19,618 का था, एंड पिछले क्वार्टर में वो 24,000 के आसपास आपको देखने को मिला। एंड यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 18,169 के आसपास कंपनी ने अपना प्रॉफिट दिखाया है। कंपनी अच्छे से प्रॉफिट आपको दिखा रही है, फिर भी लॉस में नहीं है। जितना बुरा टाइम था, सब कुछ बंद था, फिर भी कंपनी ने अपना प्रॉफिट दिखाया है, वो भी 18,189 लैक्स का आपके सामने जो लोग ने अपना प्रॉफिट लिखा है। ठीक है, तो अगर वो है बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स। ओके, तो टैक्स सब काटने के बाद कंपनी ने कैसा किया, प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स जो है, बिफोर टैक्स है सेम, एंड कोई एक्सेप्शनल आइटम इसमें कुछ भी नहीं है कंपनी में। अगर प्रॉफिट एंड लॉस सब निकाल के हम देखेंगे, नीचे अदर नेट प्रॉफिट पीरियड 14,315 लैक्स का रिजल्ट कंपनी ने पेश किया है, जो कि अच्छी बात है, पिछले साल से भी लगभग आसपास ही है। एंड पिछले साल ऐसा कुछ कोरोना नहीं था या कुछ भी नहीं था, फिर भी कंपनी ने 15,000 का आसपास दिखाया था, लेकिन इस बार कंपनी थोड़ा कम है, 14,300 के आसपास अपना रिजल्ट इस कंपनी ने पेश किया है। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे डेफिनेटली थोड़ा कम है, लेकिन हम लोग इतना कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम अलग अलग हो चुका है अपना, क्योंकि इतना क्या बोलते हैं, वातावरण ऐसा अच्छा नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से भी काफ़ी फर्क इस कंपनी में पड़ा है। तो अगर नीचे आ गए तो देखेंगे, सो बाकी सब ऐसे ही आपको देखने को मिल रहा है, लगभग कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स इसमें कुछ नहीं है। सो ईपीएस देखेंगे हम लोग, ईपीएस में कैसा है, बेसिक जो भी 0.69 हुआ है अभी अर्निंग पर शेयर, एंड पिछले क्वार्टर से लगभग
सेम ही है, 0.72 है, अब 0.69, बस 0.3 का डिफरेंस है। सो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है बोल सकते हैं हम लोग कि कितना बुरा टाइम था। अब शायद अगर टाइम बुरा नहीं होता तो और अच्छे से कंपनी अपना रेवेन्यू दिखाती है, अच्छे से इनकम दिखाती है, अच्छे से रिजल्ट दिखाती है, और अच्छे से आपको आपके पैसे को ज़्यादा बड़ा दिख सकती है। देखिए, कंपनी छोटी है, आपको पैसा जो है काफ़ी लंबे समय तक अगर इन्वेस्ट करके रखोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे से रिटर्न्स और डिविडेंड भी इस कंपनी में मिल सकते हैं। लेकिन काफ़ी लोग फास्ट अगर ग्रो करना चाहते हैं तो इस कंपनी आपके लिए नहीं है। ये थोड़ा स्लो मूव होने वाली कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, तो थकी लगती है थोड़े बहुत। लेकिन आपको डेफिनेटली 20 रुपये अगर आप इन्वेस्ट इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपको 2,000 200 300 इन्वेस्ट नहीं करना है, 20 रुपये के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो एक अच्छा कंपनी आपके लिए हो सकती है, क्योंकि रिजल्ट अच्छा है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, एंड कर्जा भी इतना नहीं है इस कंपनी के साथ। अगर आप जो ऊपर इतना वॉलेटिलिटी पड़े हुए अपने पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से बेटर कि इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये भी आपको अच्छे से रिजल्ट अगर लंबे समय में कमा के दे सकता है। आपको और एक चीज़ है कि डिविडेंड भी इस कंपनी आपको मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इसके लिए आरबीएनएल के लिए इतना ही है। तो अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक में जो है सेबी रूल के बारे में, ठीक है। अगर आरबीएनएल के बारे में आपको कुछ कमेंट्स है, आप कुछ डाउट्स है, नीचे कमेंट कीजिए, उसके लिए मैं आंसर करूंगा। रिजल्ट अच्छा दिया कंपनी ने, आगे आप अच्छे से बढ़ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हम देखने जाएंगे जो है सेबी रूल के बारे में, ठीक है। सबको पता है कि अभी सेबी के रूल्स चेंज हुए हैं, न्यू सेबी रूल्स ऑन द पोर्टफोलियो, ठीक है। तो मल्टी कैप फंड के लिए आपके पास रहेंगे मल्टी कैप फंड, जिसको बोलते हैं, जिसमें अलग अलग मिक्स रहता है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ये अलग अलग मिक्स इस स्टॉक्स में, ये सॉरी, इस म्यूचुअल फंड में रहते हैं। उसको मल्टी कैप बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो। सबको पता है तो अच्छा है। तो नीचे अगर आएंगे तो क्या हुआ है, रूल चेंज हुआ है सेबी ने, एक काफी महत्वपूर्ण रूल है, काफी बड़ा चेंज है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि हर चीज के लिए फर्क पड़ सकता है। कैसे फर्क क्या किया है वो आपको पहले बता दूं तो, इट हैज SEBI has told multi-cap fund that minimum 75% of their corpus should be invested in equity, okay, with effective from February से, ठीक है। अभी फरवरी 2021 में, अभी भी थोड़ा 2-3 महीना बाकी है। So currently multi-cap funds are required to invest minimum of 65% of the corpus in equity, और equity linked instruments में इनको करना है, ऐसा रूल है। अभी 65% तक वो लोग इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है उनको, बाकी चाहिए तो कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रॉम फरवरी से क्या करना है, फंड मैनेजर विल आल्सो इंश्योर दैट 25% ऑफ द कॉर्पस इन ईच थ्री कैटेगरीज, 25% उनको रखा है किसमें, लार्ज कैप में, 25 मिड कैप में, 25% स्मॉल कैप में। सो ये तीनों कैटेगरी में इनको अच्छे से डिवाइड करना है, 25 25 25, ठीक है। तो बाकी जो 25 बचे क्या करें, उसको कुछ भी कर सकते हैं लोग, इनके हाथ में है। अगर उनको चाहिए थोड़ा बहुत मल्टी कैप को, थोड़ा बहुत लार्ज कैप को, और थोड़ी सॉरी, माफ कीजिए, थोड़ा बहुत लार्ज कैप हो, थोड़ा बहुत स्मॉल कैप हो, थोड़ा बहुत मिड कैप में, ये लोग मिक्स करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चेंज क्यों किया, मतलब सब ठीक चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था, क्यों सेबी ने भी चेंज किया, अगर आपको पता है तो जानना बताऊंगा। सेबी इज ऑन द व्यू दैट मेजॉरिटी ऑफ मल्टी कैप फंड्स हैव हाई एक्सपोजर टू लार्ज कैप। अभी क्या है कि काफ़ी जो फंड्स म्यूचुअल फंड है मल्टी कैप वाले, वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज कैप स्टॉक्स ही भरे हुए हैं। इसके वजह से क्या होता है कि जो नाम इसको दिया है मल्टी कैप, वो उसको सूट नहीं हो रहा है, मतलब उसको मल्टी कैप बोलते हैं लेकिन इसमें पड़ा हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा कुछ स्टॉक्स में ऐसा कि 80% तक मल्टी लार्ज कैप पड़े हुए हैं, बाकी बस 10% स्मॉल कैप मिड कैप पड़े हुए हैं। सो सेबी नहीं चाहता कि ऐसा हो और वो नाम चेंज करे, और उनको वो ऑल्सो भी चाहता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप को थोड़ा बड़ा, थोड़ा सपोर्ट मिले, बड़ा हो मिले, जो कि काफ़ी टाइम से वो थके हुए कुछ लोगों के पास। ऐसे कुछ म्यूचुअल फंड है जो L&T बिजनेस एमर्जिंग फंड जो है, काफ़ी दिनों से नेगेटिव रिटर्न ही दे रहा है, क्योंकि अभी तक लार्ज कैप फंड में ही काम चल रहा है, स्मॉल कैप और मिड कैप काफ़ी थकान में थे और इनका परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। जो भी इतना वॉलेटिलिटी रहती है उसके बाद भी ये काफ़ी स्लो है, अभी भी इतना रिकवर नहीं हुए हैं। मिड कैप थोड़ा बहुत रिकवर हुए हैं, लेकिन स्मॉल कैप में अभी भी दुख भरी कहानी भरी हुई है। तो सेबी नहीं चाहती है कि ऐसा हो, तो वो चाहते हैं कि थोड़ा मिड कैप में और स्मॉल कैप स्टॉक में भी फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट करें, ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू डाइवर्सिफाई अंडरलाइन इन्वेस्टमेंट्स मल्टी कैप अक्रॉस लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप, तीनों जगह में इनको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ऐसा सेबी का उद्देश्य है, ठीक है। तो अभी क्या डज द डेटा बेयर दैट आउट, डेटा ऐसा बताता है क्या, मतलब ऐसा है कि सेबी ऐसे ही फालतू में बोल रहा है कि नहीं तुम लोग ऐसे इन्वेस्ट नहीं करते हो, बस लार्ज कैप बारे में रहते हो, ऐसे बोलता है, ऐसा कुछ है कि या सच है। तो यस, यहाँ पर दिखा है डाटा डज दैट बेयर आउट, मतलब डेटा बताता है कि ऐसा कर रहे हैं क्या म्यूचुअल फंड्स। अगर अगर नीचे लिखा है यस, हाँ, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स वेरियस ब्रोकर फर्म्स, टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट मल्टी कैप फॉर 1.5 लाख करोड़ ऑन दिस लार्ज कैप अकाउंट रफली 65%, ओके, मिड कैप 25% और स्मॉल कैप 10%, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, 65% तक लार्ज कैप में रखते हैं और 25% मिड कैप में, और जो 10% है स्मॉल कैप में। अगर आपको दिखाओ एग्जांपल, यहाँ पे देख सकते हो, एक मेरे पास सामने स्नैपशॉट है, यहाँ पे देख सकते हो कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड का एग्जांपल आपके सामने, 75% इसने लार्ज कैप में रखा है, 18% मिड कैप में रखा है, 1% स्मॉल कैप पर रखा है। देख सकते हो अभी कितना फर्क पड़ सकता है। अभी देख सकते हो HDFC फंड, इनका भी 86% लार्ज कैप में है, मोतीलाल का
90% लार्ज कैप में पड़ा हुआ है। एंड यूटीआई का, एसबीआई का, सबका देख सकते हो मेजोरिटी जो है 75 और 75 के ऊपर ही वो लोग ने लार्ज कैप में रखा है, और स्मॉल कैप मिड कैप में काफी स्लो है। इसकी वजह से आप देख सकते हो काफी दिनों से इसमें कुछ इन चीज़ों में आपको तेजी नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आगे मैं एक्सप्लेन करूं तो वाई फंड मैनेजर्स लोडेड ऑन लार्ज कैप स्टॉक्स, क्यों ऐसा क्यों है कि भले इनको मल्टी कैप नाम दिया है और फंड मैनेजर्स क्यों बस लार्ज कैप में लगा के रहते हैं। तो आपको एग्जांपल, आपको आंसर बताऊं, दिस इज बिकॉज लार्ज कैप स्टॉक्स आर डूइंग गुड। अभी लार्ज कैप स्टॉक्स क्या रहे, अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। आप देख सकते हो बड़े बड़े जो है मारुति हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, ऐसे बड़े बड़े स्टॉक्स हो है अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो फंड मैनेजर चाहता है कि मेरा पास जो म्यूचुअल फंड है, मैं अच्छे से रिटर्न कमा के अच्छे से क्या बोलता हूँ अच्छे से इसको हिस्ट्री और अच्छे से इसका परफॉर्मेंस दिखाऊं। तो इसकी वजह से क्या करते हैं, मेजोरिटी जो है लार्ज का भर देते हैं, क्योंकि आजकल मिड कैप और लार्ज स्मॉल कैप में उतना रिटर्न्स नहीं मिलते थे। ओके, एंड तो क्या जब बोलते हैं कि तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, अगर लॉन्ग टर्म हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए अगर अच्छे रिटर्न नहीं है तो कौन इन्वेस्ट करेगा इन स्टॉक्स में, है ना। इसकी वजह से वो लोग, उनको भी एक प्रेशर रहता है कि अच्छे से रिटर्न्स दें, अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दें। इसकी वजह से वो लोग लार्ज कैप ज़्यादा भरे रहते हैं। एंड इफ अ कैटेगरी flavor of season not having adequate exposure to those stocks will cause fund manager portfolio underperform। so portfolio जो है अंडर परफॉर्म हो जाता है अगर ये लोग ने प्रॉपरली अच्छे से परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स को नहीं पिक किया है तो उसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं, अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्टॉक्स उसमें लगे रहते हैं, और छोटे स्मॉल कैप जो काफ़ी वोलेटाइल रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, या उनके बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स या उतल पुतल होते रहते कुछ कुछ उनके जब रिजल्ट आता है। तो इसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा अवॉइड करते हैं स्मॉल कैप को, अपना स्टेबल परफॉर्मेंस दिखाने के लिए हमेशा लार्ज कैप में लगे रहते हैं। ठीक है, सो हाउ विल न्यू सिबी रूल इफेक्ट मल्टी कैप एंड स्टॉक मार्केट इन जनरल। ठीक है, सो अभी आप देख सकते हो पोर्टफोलियो दैट हैव लेस देन 25% एक्सपोजर इन मिड कैप और स्मॉल कैप, हाई एक्सपोजर टू लार्ज कैप विल हैव टू रीबैलेंस। जिसके पास अभी ज़्यादा मल्टी कैप में स्टॉक्स में, मल्टी कैप फंड में जिसने ज़्यादा जो एक्सपोजर रखा है लार्ज कैप के लिए, उनको कम करना पड़ेगा, उनको सेल करना पड़ेगा। उनके पास बड़े बड़े जो स्टॉक्स है उन पे लगा के रखे, उनको थोड़े सेल करने पड़ेंगे फंड मैनेजर्स को, और उसको डालना होगा स्मॉल कैप और मिड कैप में, वो भी 25% डालना होगा। This means fund manager will have to sell large caps and buying small mid caps. Okay, this could improve sentiment for small and mid cap. So small and mid cap में sentiment वो improve हो सकता है, होना चाहिए। Since mid cap and small cap stocks are not very liquid, sudden demand could सर्च इन द प्राइस, क्योंकि ये छोटे स्टॉक्स रहते हैं, इतना वो लोग प्राइस नहीं रहता है। अभी सडनली इतना बाई करने लगेंगे, लगभग कितना जो करोर्स में लोग अभी बाई करने लगेंगे, वो फंड मैनेजर्स म्यूचुअल फंड इन छोटे छोटे स्टॉक्स को बाई करने लगेंगे, तो आपके स्टॉक्स जो है लगातार भाग सकते हैं। सडनली उसमें तेजी आ सकती है, जो आपको रॉकेट जैसे उड़ते हुए कुछ छोटे छोटे स्टॉक्स दिख सकते हैं। ठीक है, सो ये ऐसा हो सकता है आपके स्मॉल कैप स्टॉक में, और जो आपके बड़े बड़े स्टॉक्स है तो उसमें थोड़ा कम तेजी आपको दिखाई देगी, और वो गिर भी सकते हैं। अगले हफ्ते से ऐसा कुछ इफेक्ट होने को हो सकता है। ठीक है, ऑल्सो मिड कैप्स फंड स्ट्रीम एक्सपोज लार्ज कैप आर डूइंग वेल, परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम्स कुड बफ सफर। ओके, परफॉर्मेंस थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि अभी ये लार्ज कैप पे डिपेंड थे, अच्छे से रिटर्न्स दे रहे थे, थोड़ा परफॉर्मेंस भी अपने आपके म्यूचुअल फंड में आपको कम होते हुए दिखाई दे सकता है। ठीक है, मेनी इन्वेस्टर्स में स्टार्ट सेलिंग, अगर सेल कर सकते हैं मल्टी कैप फंड्स को, उसकी वजह से जो है इनका क्या बोलते हैं, मार्केट में जो पैसा आता है वो थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन वो फिर से लार्ज कैप बाई करेंगे तो लार्ज कैप में पैसा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी और एक चीज़ है कि कैन मल्टी कैप फंड स्टिल हैव हाई एक्सपोजर टू लार्ज कैप, मतलब अभी जो मल्टी कैप फंड इस रूल्स की वजह से अभी भी लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकता है क्या। तो आपको आपका सवाल का आंसर हाँ हो सकता है, क्योंकि अभी 75% हो गया, बाकी 25% तो बचा है। तो क्या कर सकते हैं जो फंड मैनेजर चाहिए, तो 50% तक, मैक्सिमम 50% तक ये लोग लार्ज कैप में रख सकते हैं, बाकी 25-25 को ये लोग मिड कैप में एंड 25 को स्मॉल कैप में डाल के अपना 100% पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सो कांट फंड हाउस मूव लार्ज कैप स्टॉक्स फ्रॉम मल्टी कैप फंड्स टू लार्ज कैप। यहाँ पे कि मतलब अपने खुद के जो लार्ज कैप जो है बिना सेल किए डायरेक्टली उसको लार्ज कैप फंड में शिफ्ट कर सकते हैं क्या। हाँ, वो तो कर ही सकते हैं, क्योंकि उनका अंदर जो भी को चूज करना है वो उनकी मर्जी है। ठीक है, सो कुछ लोग पूछते हैं अभी सेबी ने जो किया है वो सही है क्या। सही गलत तो कोई नहीं बता सकता, अपने हिसाब से जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन इनका जो सेबी का मेन रूल जो है कि वो बोल रहे हैं कि ट्रू टू लेबल, जो नाम जिसका दिया मल्टी कैप बोल के है, उसमें मल्टी कैप ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 90% लार्ज कैप रख दिया और 10% 1% का स्मॉल कैप रख दिया। ऐसा करेंगे तो लेबल को ठीक नहीं होगा। तो आपको पता है ये सेबी कब से ऐसे कर रहा है, तो लार्ज कैप में भी ऐसे ही कर दिया, अभी मिड कैप और स्मॉल कैप सब में भी चेंजेस किए थे 1-2 साल पहले। सो वही अब हो रहा है मल्टी कैप में, ये भी कब का होना था, लेकिन अभी तक इसको हाथ नहीं लगा था, लेकिन अभी सेबी ने इसको भी हाथ लगा के रूल्स चेंज कर दिया। रूल्स लाइक दिस विल लिमिट फ्रीडम
प्रॉब्लम फॉर फंड मैनेजर की लाइफ थोड़ा मुश्किल में आ जाएगी फिर से। उनके हाथ और बांधे रहेंगे ताकि वो लोग को अपना रियली परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। छोटे छोटे अच्छे स्टॉक्स को उठा के कैसे मैं रिटर्न्स दूं वो सब करना पड़ेगा, ठीक है। इट्स अल्टीमेटली परफॉर्मेंस ऑफ स्कीम दैट ब्रिंग्स इन्वेस्टर्स थ्रू द डोर, ओके। जो बंदा अच्छे से आपको पोर्टफोलियो चूज करेगा एंड अच्छे से आपको रिटर्न देगा, वही होगा। तो म्यूचुअल फंड में ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि फंड मैनेजर राइट चुनना, क्योंकि फंड मैनेजर के हाथ में रहता है। आपका म्यूचुअल फंड अच्छा है बुरा नहीं होता है, आपका फंड मैनेजर जो अच्छा है या बुरा होता है, जिसकी उसकी एबिलिटी रहती है कि कौन से अच्छे अच्छे फंड को मैं चूज करूं, उसके ऊपर आपको अच्छे रिटर्न। तो आप देख सकते हो पिछले एक 10 साल पहले HDFC टॉप 200 फंड बोल के था, वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, लेकिन अभी कुछ टाइम से देख रहे हो उसमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि फंड मैनेजर चेंज हुआ है। तो आपको देख सकते हो, ऐसे ही आपको देख सकते हो एक्सिस ब्लू चिप फंड। एक्सिस के कुछ ऐसे फंड्स है जो कि एक बंदा मैनेज कर रहा है, उनके जो रिजल्ट है काफी अच्छे हैं। तो ऐसा होता है फंड मैनेजर पर काफी डिपेंड रहता है कि अभी फंड मैनेजर कैसे कौन से अच्छे अच्छे स्टॉक्स चुन के आपको रिजल्ट देगा, उसके ऊपर आपका परफॉर्मेंस रहेगा। इसके वजह से क्या होगा, आपके स्मॉल कैप फंड्स थे वो भी अभी अच्छे रिटर्न आएंगे, क्योंकि आपके स्मॉल कैप स्टॉक्स जो है वो भागने लगेंगे, मिड कैप स्टॉक्स जो है वो भागने लगेंगे। एंड उसकी वजह से आपके जो स्मॉल कैप फंड अगर आपके पास थे, अगर आपके पास मिड कैप फंड्स थे, वो भी आपको थोड़े अच्छे रिटर्न्स देते हुए आपको दिख सकते हैं, ठीक है। लार्ज कैप में थोड़ा अभी और क्या बोल, लार्ज कैप में तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लार्ज कैप रहेंगी, उसमें से कुछ कम नहीं होगा। लेकिन जो थोड़े थोड़े सेल करेंगे, क्या करेंगे, जो सेल करेंगे उसको फंड में डेफिनेटली सेल नहीं करेंगे, बड़े बड़े स्टॉक्स को सेल नहीं करेंगे, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो या अपने मारुति सुजुकी हो या ऐसा कुछ बड़े बड़े स्टॉक्स है, उनको डेफिनेटली फंड मैनेजर सेल नहीं करेंगे। वो सेल करेंगे कौन सा, जो ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा पूरा परफॉर्मेंस दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल भारत इंफ्राटेल हो या जी, जो जी का एक स्टॉक है ना, जी जी का, वो भी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऐसे जो चीज़ें थोड़ा फंडामेंटल्स कम है, कर्जा ज़्यादा है, ऐसे चीज़ों को वो लोग डिच कर सकते हैं। उसकी वजह से आपके जो, अगर आपके पास वो स्टॉक्स है तो उसमें आपको गिरावट दिख सकती है। लेकिन अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो रिलायंस एंड मारुति सुजुकी या अपने आइचर मोटर्स ऐसे जो है, उन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। एंड आपके जो मेनली जो लार्ज कैप फंड रहते हैं, वो लोग ऐसे ही चीज़ें में इन्वेस्टेड रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने HDFC बैंक, मारुति सुजुकी, रिलायंस, डीमार्ट, ऐसे बड़े बड़े स्टॉक्स में वो लोग इन्वेस्टेड रहते हैं। तो उतने इतना दिक्कत नहीं आ सकती है। जो प्रॉब्लम आ सकता है, जो लेस फंडामेंटल स्टॉक्स जो है अगर आपके पास है, तो उनमें से आपको थोड़ा गिरावट आ सकती है। तो आप तरह इस पे एक और नज़र रख के जैसे मौका मिलता है तो थोड़ा आपका स्ट्रैटेजी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बताइए, अगर आप फंड मैनेजर हो तो आप कौन से ऐसे 10 अच्छे से म्यूचुअल फंड, या 10 या 5 कौन से ऐसे स्मॉल कैप या मिड कैप के चुन के पोर्ट चुनोगे, या आप कौन सा ऐसे स्टॉक्स को जो बेचोगे ताकि आपका लार्ज कैप, आपका जो पोर्टफोलियो वो कम होके आपका मिड कैप एंड लार्ज स्मॉल कैप बने। तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए आपके कौन से फेवरेट चार, सॉरी पांच, चार पांच ये कौन सा लार्ज कैप जो आप सेल करना चाहते हो, या चार पांच स्मॉल कैप और मिड कैप जो आप बाई करना चाहते हो आपका फंड स्टेबल रखने के लिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपके कमेंट पढ़ने के लिए मैं खुश हूँ। तो मिलेंगे हम हमारे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहो, बिंदास रहो, एंजॉय करो। एंड आपको जो भी कमेंट्स है, जो भी क्वेश्चन है, नीचे कमेंट में लिखो। हम और हमारे सारे व्यूवर्स आपके कमेंट्स को रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलूंगा हमारे अगले अगले वीडियो में। तब तक मस्त रहो, बिंदास रहो, एंजॉय करो, टाटा, हैप्पी इन्वेस्टिंग।